गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास हम लोगों ने सेकेंड ईयर के फर्स्ट मॉड्यूल का 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। अब आज हम उसके आगे के नेक्स्ट 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यहाँ देखिए, जो आपका एक्स, ये रहा एक्स, ये वाला एक्स वाला भाग, यही पूछ रहा है कि लैपिंग टूल में ये जो एक्स से चिन्हित भाग है ये क्या है। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है स्लिट, ठीक है, ऑप्शन बी बुश, ऑप्शन सी स्लीव और ऑप्शन डी ग्रू। देखिए, आप भी ये चीज़ जान रहे हैं कि ये जो ग्रू है या तो ये तो बुश तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो बुश आंसर गलत हो जाएगा, स्लीव तो है नहीं। ठीक है, अब बचता है आपका या तो ये क्या कहते ग्रू है, ठीक है, या तो ये ग्रू है या तो फिर ये स्लिट है। अब देखिए, ग्रू और स्लिट के लिए जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो ये सरफेस को ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर की तरफ होता है ये होता है आपका ग्रू। ठीक है, ये आपका ग्रूव होता है। ठीक है, और जो ये नीचे की तरफ होता है ये होता है आपका स्लिट। ठीक है, ये आपका कन्फ्यूज़न एकदम क्लियर है। तो अब इस हिसाब से ये नीचे का हिस्सा पूछा तो ये आपका स्लिट है। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर पे देखिए, जो अभी हमने स्लिट देखा, ये पूछ रहा है कि लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का क्या उद्देश्य है। उस स्लिट का उद्देश्य क्या है। जो देखिए, आपका ग्रू जो है वो अब्रेसिव को रेटिन करता है, यानी कि घर्षण प्रदान करता है। लेकिन स्लिट का क्या कार्य है। स्लिट जो करता है आपके विस्तार के लिए करता है। स्लिट क्या कार्य है, विस्तार के लिए। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। ग्रू जो होता है वो आपके अब्रेसिव को रेटिन करता है, यानी कि उसको अब घर्षण प्रदान करता है। बट आपका जो स्लिट है, स्लिट क्या करता है, स्लिट घर्षण के लिए कार्य करता है। ठीक, दिया होता है। तो आपका आंसर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये जो प्रोसेस हो रहा है इस ऑपरेशन का क्या नाम है। इसमें देखिए, आपका जो ऑप्शन है, पहला है आंतरिक रिंग लैपिंग, दूसरा है बाहरी रिंग लैपिंग, तीसरा है आंतरिक सिलेंडर की लैपिंग और चौथा है लैपिंग लार्ज डायामीटर। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग बाहरी रिंग लैपिंग कह सकते थे, बट यहाँ पे देखिए दो रिंग है, एक स्मॉल एक लार्ज। ये एक स्मॉल रिंग है, एक ये लार्ज रिंग है। ठीक है, तो अब इसी में क्या है कि आपका जो स्मॉल डायमीटर है वो तो चार्ज हो नहीं रहा, हमारा लार्ज डायमीटर चार्ज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लैपिंग लार्ज डायमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस लैपिंग लार्ज डायमीटर, क्योंकि हम बड़े वाले डायमीटर को लैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन और अलार्म मटेरियल की होनिंग के लिए किस प्रकार के घर्षण यानी कि अब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, जो डायमंड होता है वो आपका बहुत ही हार्ड मेटल के लिए होता है, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। बोरान कार्बाइड आपका ये भी हार्ड मेटल के लिए होता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका कार्बन, हाई कार्बन स्टील, इन सभी के लिए होता है। तो आपका जो बचता है वो है सिलिकॉन कार्बाइड, तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह जो होती है वो स्केल मुक्त होती है। देखिए, नाइट्राइडिंग में आपका सतह कभी भी खाली नहीं हो सकती, उस पर आपको प्रेशर पड़ना ही पड़ना है। केस हार्डनिंग में साफ तौर पे नाम से ही पता चला, केस हार्डनिंग उसके आपका जो केस होगा वो हार्डनिंग में सबसे ज़्यादा सरफेस पे ही लोड पड़ेगा। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग में आपका जो फ्लेम होता है वो फ्लेम भी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे प्रेशर करता है, सतह पे। ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग एक ऐसा होता है जिसमें आपकी सतह जो होती है वो स्केल मुक्त होती है। ठीक है, तो आपका आंसर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यदि स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा। देखिए, वो भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, पहले भट्टी ठंडी होगी फिर उसी में वह धीरे धीरे ठंडा होगा। यह प्रोसेस एनलिंग है।
ठीक है। अगर उसी को तुरंत ठंडा कर दिया जाता तो हार्डनिंग हो जाता। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म करके फिर ठंडा करके फिर उसको गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया आपकी टेम्परिंग हो जाती है। नॉर्मलाइजिंग में उसको क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर किसी भी तापमान पे गर्म करके उसको फिर बाहर खुले हवा में रख दिया जाता है और तो फिर ठंडा होता तो वो नॉर्मलाइजिंग कहलाता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उसी भट्ठी में और भट्ठी में ही बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, यानी कि उस भट्ठी में ही उसको ठंडा किया जा रहा है। तो यह प्रोसेस एनलिंग कहलाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 37। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। ठीक है, स्टील के संरचना की बदलने की प्रक्रिया का क्या होगी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटरनल प्रक्रिया हम पूछ रहा है, तो हमारी जो उसके इंटरनल संरचना है, ठीक है, स्टील घटक की संरचना जो होती है वह गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर ही सही तरीके से चेंज होती है। ठीक है, और ये आपकी जो टेम्परिंग है उसमें तुरंत ठंडा किया जाता है, हार्डनिंग में भी ठंडा किया जाता है, एनलिंग में भट्टी के साथ रखा जाता है तो उसमें काफ़ी समय तक गर्म रहता है, फिर काफ़ी समय तक ठंडा होता है। तो ये तीनों प्रोसेस आपके नहीं होंगे, तो इसका आंसर होगा नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से आपकी स्टील के घटक की संरचना परिष्कृत करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? यहाँ पे पूछ रहा है गर्म सॉल्ट बाथ, यानी वही नमक के पानी में कौन सी सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? देखिए, आपको नाइट्राइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग और पैक कार्बोराइजिंग जो होते हैं, पैक कार्बोराइजिंग बॉक्स में होता है, गैस कार्बोराइजिंग गैस की विधि से होता है और फ्लेम हार्डनिंग में आपका आग से होता है। लेकिन लिक्विड कार्बोराइजिंग में ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ही पूछ रहा है गर्म सॉल्ट बाथ, यहाँ पे पानी में रखने की विधि पूछ रहा है। तो आपकी जो गर्म सॉल्ट बाथ में सरफेस हार्डनिंग होती है वो होती है लिक्विड कार्बोराइजिंग में। ठीक है, तो आपका आंसर डी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताएं। यहाँ पे देखिए ये चित्र है, चित्र में जो एक्स से चिन्हित भाग है इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका हमें नाम बताना है कि ये कौन सा भाग है। ठीक है ना, देखिए इसमें पूछ रहा है कि ये जो आपका एक्स वाला भाग है ये क्या है। ठीक है, ये एक्स वाला भाग क्या है? ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टेपर शाफ्ट। इसमें कहीं भी कोई भी हिस्सा टेपर नहीं दिख रहा है, ये एक गोला सा रॉड है जिसमें स्लॉट कटे हुए ढेर सारे। ठीक है, तो ये टेपर शाफ्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। स्प्लाइन शाफ्ट में क्या होता है कि आधा हिस्सा लाइनिंगदार होता है, आधा हिस्सा प्लेन होता है। ठीक है, स्प्लाइन शाफ्ट में आधा हिस्सा स्लॉटेडदार होता है, आधा हिस्सा प्लेन होता है, बट इसका पूरा हिस्सा ध्यान से देखिए, आपका पूरा हिस्सा क्या है? लाइनिंगदार है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है सेरेटेड शाफ्ट यानी दांतेदार शाफ्ट। इसमें क्या है, इसमें आपके जो शाफ्ट होते हैं उसमें दांतेदार होते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें भी काफ़ी हद तक दांतेदार हैं, तो या तो ये दांतेदार शाफ्ट हो सकता है या तो स्क्रू पिच गेज आपको पढ़ाया गया है। उसमें क्या होता है, उसमें स्क्रू की पिच को चेक करने के लिए ढेर सारी थ्रेड बनी होती हैं, उन्हीं थ्रेड के थ्रू उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सराटेदार शाफ्ट, यही दांतेदार शाफ्ट जो है सही आंसर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे की वे में फिट हो जाता है? ऐसा कौन सा की है जिसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है और जो शाफ्ट और हब दोनों में कटे हुए कीवे में फिट हो जाता है? देखिए, फेदर की में आपका राउंड शेप होता है। ठीक है, सैंडल की में भी आपका वैसे ही होता है, हॉलो सैंडल की में भी आपका सिंपल सा होता है। आपका जो नंबर 1 है शैंक की में ही आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो स्क्वायर होता है,
वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए, टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। टेपर शाफ्ट में कटिंग फिटिंग के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। देखिए जहाँ पे टेपर शाफ्ट होते हैं वहाँ पे फिटिंग के लिए वुडरफ की नहीं यूज़ हो सकती है, ठीक है, फेडर की नहीं यूज़ हो सकती है, जिब हिट की जो नहीं यूज़ हो सकती है, या फिर फ्लैट सैंडल की नहीं यूज़ हो सकती। इनमें से आपको कौन सा पहले लगता है कि कौन कौन सी की नहीं यूज़ हो सकती, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले फेदर की देखते हैं। फेदर की वहाँ पे कभी भी टेपर सैंक पे नहीं बैठेगा क्योंकि वो एकदम फ्लैट और राउंड में कट होती हैं, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। जिब हिट की भी आपकी नहीं बैठेगी, ठीक है। फ्लैट सैंडल की केवल फ्लैट स्टानों पे बैठती है, ठीक है। तो आपका वुडरफ की एक लौता ऐसा आंसर बैठता है क्योंकि वो थोड़ा सा हाफ चांद की तरह होता है, तो वो ऊपर नीचे आराम से एडजस्ट कर सकती है, वो इस टाइप की कुछ की होती है, ठीक है। आपकी ये जो की होती है वो कुछ इस टाइप की रहती है, ठीक है। तो ये आपकी बैठ सकती है, ये कुछ ऐसी की होती है आपकी आधे चांद की टाइप की। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, वुडरफ की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए, हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए, कम गति की आवश्यकता, या फिर उच्च गति की आवश्यकताओं में, ठीक है। अब देखिए जो आपकी सर्कुलर टेपर की होती है वो जो है फिसलने का डर तो किसी भी की में नहीं होता है, लेकिन जो की से लॉक किया जाता है उस की में सब में कुछ ना कुछ खास बात होती है। जो हमारी सर्कुलर टेपर की होती है उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा हैवी लोड नहीं ले सकती क्योंकि वो थोड़ी पतली होती है तो टूट जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए जो आपकी सर्कुलर टेपर की का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना बात को, एकदम लाइट ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। यहाँ कह रहा है शाफ्ट को घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। क्लैम्प द्वारा, नट और बोल्ट द्वारा, की या स्क्रू द्वारा, लॉकिंग डिवाइस द्वारा। देखिए जब आपके शाफ्ट को घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग, यहाँ शाफ्ट और बियरिंग की बात कर रहा है। जहाँ भी शाफ्ट बियरिंग होती है वहाँ पे हम क्लैम्प का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नट और बोल्ट का भी यूज़ नहीं कर सकते, लॉकिंग डिवाइस लगेगी नहीं। तो हमारा ऑप्शन केवल एक बचता है, स्क्रू या फिर की का, ठीक है। तो हम लोग अधिकतर स्क्रू और की में भी हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर की का प्रयोग करते हैं, अधिकतर की का प्रयोग करते हैं, स्क्रू का प्रयोग बहुत कम करते हैं, ठीक है। स्क्रू का प्रयोग कम करते हैं हम लोग, अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं, की का। लेकिन आपका ऑप्शन में बाय की और स्क्रू, आपका की और स्क्रू के द्वारा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि इस की का क्या नाम है। ये जो की है इस की का क्या नाम है, ठीक है। की का नाम पूछ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए की एकदम फ्लैट दिखाई दे रही है, ठीक है। ये की जो है एकदम फ्लैट दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये एकदम फ्लैट की है। तो फ्लैट में आपके ऑप्शन में जो फ्लैट की होगी वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एकदम इस टाइप की फ्लैट की दिख रही है, ठीक है। तब देखिए टेपर सैंक की जो होती है, टेपर सैंक की जो होती है वो फ्लैट नहीं होती है, वो एक साइड टेपर, एक साइड मतलब एक साइड ज़्यादा एक साइड कम होती है, ठीक है। आपकी जो पैरेलल सैंक की होती है, पैरेलल सैंक की जो होती है वो पतली पतली होती है, ठीक है। आपकी जो होलो सैंडल की होती है वो होलो जो सैंडल की होती है वो अंदर से खोखली होती है। तो इस बेस पे आपका जो फ्लैट सैंडल की है वही इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है क्या है, फ्लैट सैंडल की है, एकदम फ्लैट सैंडल की, एकदम फ्लैट है, चिपटी है एकदम, ठीक है। और यही आपका एक आंसर जो इस की को मैच कर रहा है, ठीक है, फ्लैट सैंडल की। अब ये चित्र से ही आप जान गए होंगे, इस एक्स वाले भाग का नाम पूछा यानी इस की का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सैंक की,
ठीक है, फेदर की, जिब हेड की और वुडरफ की। देखिए आपको भी पता है कि ये कौन सी की है, जिब हेड की ही जो होती है वो नंबर 1 की तरह दिखाई देती है। जिब हेड की जो हमारी होती है वो हमें देखने में एकदम नंबर 1 की तरह लगती है। ठीक है, जिब हेड की एकदम नंबर 1 की तरह लगती है। ठीक है, काफ़ी हद तक हमारी ये जो की लगती है एकदम देखने में नंबर 1 की तरह लगती है। तो आपकी ये जो आंसर होगा वो जिब हेड की होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताले की मरम्मत और चाबी में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। देखिए पैरेलल फाइल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हमने पहले भी बताया। पैरेलल फाइल बहुत ही पतले पतले ग्रू या नैरो को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी है आपकी फ्लेक्सिबल फाइल। फ्लेक्सिबल फाइल कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपकी थोड़ी सी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे लचीलेपन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल फाइल का प्रयोग किया जाता है। वार्डिंग फाइल, देखिए वार्डिंग फाइल और आपकी जो ये स्विंग पैटर्न फाइल है ये भी हमने पहले बताया, जहाँ पे घुमावदार बनाने होते हैं वहाँ पे हम लोग स्विंग पैटर्न फाइल का प्रयोग करते हैं। वार्डिंग फाइल इकलौती ऐसी फाइल है जिसका प्रयोग ताले, चाबी या फिर हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए वार्डिंग फाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इस स्क्रू का क्या नाम है। ठीक है, स्क्रू देख लीजिए, इस स्क्रू का नाम पूछ रहा है जिब हेड की। ठीक है, इस ड्राइव स्क्रू की यानी कि स्क्रू ड्राइवर की। ठीक है, सेल्फ टैपिंग स्क्रू या फिर थ्रेड कटिंग स्क्रू। देखिए सेल्फ टैपिंग स्क्रू में ये चीज़ थोड़ा नोकदार होती है। ठीक है, थ्रेड कटिंग वाले में जो ये थ्रेड कटिंग होते हैं ये एकदम धारदार होते हैं क्योंकि उन्हीं से वो थ्रेड कटती है। ठीक है, और आपका जो जिप की होती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ग्रिप की दिया है, ग्रिप स्क्रू होता है जो, वो ग्रिप स्क्रू जो है उसका ऊपर का सिरा जो ग्रिप जो है फ्लैट होता है, बट यहाँ पे आपका ऊपर एक कट बना होता है जिसकी वजह से यह स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खुलता है और ये ड्राइव स्क्रू है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ड्राइव स्क्रू, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक वॉशर का क्या फ़ायदा है। आप जो अपने नट और बोल्ट के बीच में एक वॉशर का प्रयोग करते हैं उस वॉशर का क्या कार्य है। ठीक है, उस वॉशर का क्या कार्य है। ऑप्शन है ज़्यादा बियरिंग की सतह प्रदान करना, ज़्यादा बियरिंग वाली सतह प्रदान करना। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है सतह को होने वाले नुकसान से रोकना। ठीक है, 1 2। तीसरा क्या कह रहा है, कार की सतह पर एक समान दबाव वितरित करना, 3 नंबर कह रहा है। और 4 नंबर क्या कह रहा है, कंपन के कारण नट बोल्ट को ढीला होने से रोकना, 4 नंबर। ठीक है, देखिए आप अगर थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको लगेगा कि आपके लगभग ये चारों आंसर सही है, बट जो आपका वॉशर का कार्य है, वॉशर का सीधा सा केवल एक कार्य है कि वो जिस नट और बोल्ट के बीच में लगा हुआ है उनमें जो कंपन उत्पन्न हो, उस कंपन की वजह से नट का और बोल्ट का ढीला होने से रोकना ही वॉशर का इकलौता कार्य होता है। वॉशर क्या करता है, उस वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर लेता है और नट और बोल्ट को ढीला होने से बचाता है। तो आपका डी जो होता है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। आपने अगर स्पैनर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये स्क्रू ड्राइवर कौन सा है। ठीक है, इसको ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, ऑफसेट, इसमें देखिए आपके 2 तरीके के स्क्रू ड्राइवर है। एक में एक साइड में आपके स्ट्रेट बना हुआ है, यानी इसके समांतर बना हुआ है, इसके बॉडी के समांतर बना हुआ है। देखिए पहले वाले में ये बॉडी के समांतर इसका कट है। ठीक है, और दूसरे वाले में बॉडी के क्रॉस कट है। ठीक है, जैसे कि हमने हैमर में पढ़ा है, और हैमर का हेड नहीं होता है, अगर हैंडल के सीधे में है तो समांतर हेड होता है। ठीक है, और हैमर जो है, हैमर का हेड जो है हैंडल के विपरीत दिशा में है तो वो क्रॉस में कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये है ये ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, ऑफसेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। ये जो वॉशर लगा है इस वॉशर का नाम पूछ रहा है। ठीक है, इस वॉशर का नाम पूछ रहा है। वॉशर है, देखिए टैप वॉशर,
लॉकिंग प्लेट वाशर, लॉक वाशर या फिर स्प्रिंग वाशर। आप ध्यान से अगर आप देखें तो जो आपका बाकी वाशर होते हैं वो एक नॉर्मल वाशर होते हैं, ठीक है। बट जो एक लेयर से दूसरी लेयर पे होती है या फिर जिसकी दोनों भुजाएं आखिरी में मिलने के बजाय ऊपर नीचे हो जाती हैं, ये वाले वाशर आपके कौन से वाशर होते हैं? ये स्प्रिंग वाशर होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ऊपर नीचे हो गए तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा जुड़ने में दबाव लेंगे, और जुड़ने में दबाव लेंगे, ये जो दबाव पड़ेगा तो ये स्प्रिंग की तरह कार्य करेगा, इसीलिए इन्हें स्प्रिंग वाशर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिब हेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? जिब हेड जो की है आपका, उसका क्या फ़ायदा है? टेम्पर्ड फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल टार्क प्रदान करने के लिए या फिर हाई स्पीड एप्लीकेशन में अच्छा होता है, ठीक है। जो आपकी जिब हेड की होती है, याद रखिए वही नंबर 1 वाली की जो अभी हमने बताई आपको, ठीक है। नंबर 1 वाली की, ये वाली की का फ़ायदा पूछ रहा है यहाँ पे, इस वाली की का क्या फ़ायदा है, ठीक है। इस वाली की का फ़ायदा पूछ रहा है कि इस की का क्या फ़ायदा है। इस की का फ़ायदा ये है ना कि इसको निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो ये ऊपर का हिस्सा होता है, इसकी वजह से इसको निकालने का बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है लॉक होके, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, आसानी से निकाला जा सकता है। यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है नोकीले कोनों को फिनिश करने के लिए, नोकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? नोकीले आपका जो नोकीले वो है कोने हैं, उनको फिनिश करने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाएगी? देखिए पिलर फाइल आपकी नॉर्मल कार्य बताया था मैंने आपको, पिलर फाइल का वो नैरो बनाने के काम आती है, ठीक है। फिर है आपका रफेल फाइल, रफेल फाइल का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, जहाँ पे आपको किसी चीज़ में धार लगानी होती है। बैरेट फाइल का प्रयोग कहाँ करेंगे आप? बैरेट फाइल का प्रयोग आप धार और कोन को एकदम अच्छे तरीके से बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। बैरेट फाइल का प्रयोग कहाँ करेंगे? इस फाइल का प्रयोग अधिकतर कोनों को बनाने के लिए किया जाता है। और वार्डिंग फाइल आपका कहाँ प्रयोग होता है? वार्डिंग फाइल प्रयोग किया जाता है जहाँ पे आपको आरी में धार लगाने होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो है सी इज द करेक्ट आंसर, बैरेट फाइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग फाइल, सॉरी इस फाइल का नाम पूछ रहा है, टिंकर फाइल, क्रॉसिंग फाइल और स्विंग पैटर्न फाइल और डेड नॉट फाइल। देखिए आपने सारी फाइलों को देखा, वो फाइलें सारी सेम होती हैं, बट आपकी जो टिंकर फाइल इकलौती फाइल होती है जिसके लिए अलग से एक फ्रेम लगाई जाती है, फ्रेम में फिर इस फाइल को अच्छे से पैक करके उसके बाद यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये फाइल है और ये इसका फ्रेम है, इन दोनों को आपस में सेट करके उसके बाद यूज़ किया जाता है, तो ये टिंकर फाइल है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपकी अगर किसी जॉब की आकृति चेक करनी, मान लीजिए ये एक आपका जॉब है, ठीक है, ये एक एंगल पे बना है, फिर ये थोड़ा सा राउंड शेप है, ये आपका जॉब है। अब इसके एंगल को चेक करना है, तो जो आपका इसका एंगल चेक करेगा वो जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये अब इसको अगर हम इसके ऊपर से निकालें तो ये आसानी से गुजर जाएगा, क्योंकि इसकी जो कट है, ये जो सारे कट हैं इसके ये विपरीत दिशा में कट हैं, ठीक है। तो आपका जो किसी जॉब का अगर आकृति चेक करते हैं हम किसी के थ्रू, तो वो होता है प्रोफाइल गेज के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? प्रोफाइल गेज के द्वारा। हम इसकी प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं, तो ये प्रोफाइल गेज जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम किसी भी जॉब की अगर आकृति की पुष्टि करते हैं या जांच करते हैं तो वो प्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है। तो प्रोफाइल गेज से ही हम उसकी आकृति को चेक कर सकते हैं, तो प्रोफाइल गेज जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? फिलर गेज,
फिलर गेज आपको बताया गया है फिलर गेज क्या होता है, ठीक है। फिर भी एक बार क्लियर कर देते हैं। फिलर गेज के ऑप्शन पढ़ ले पहले। ड्रिल किए गए छेद की गहराई की जांच करना, यानी जो आपने ड्रिलिंग की है उसके होल की गहराई मापना, यानी डेप्थ नापना, ठीक है। स्क्रू थ्रेड की पिच की जांच करना, जो स्क्रू है उसके थ्रेड की पिच ज्ञात करना, ठीक है। वर्क पीस की त्रिज्या ज्ञात करना, यानी वर्क पीस का डायमीटर आपके रेडियस ज्ञात करना, ठीक है। या चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट, यानी यहाँ पे मैटिंग लिख दिया, मैचिंग पार्ट होगा, ठीक है। MATCHING होगा, ठीक है। यहाँ पे H मिसिंग है, ठीक है। तो मिलने वाले भागों के बीच की गैप को की जांच करना। देखिए रेडियस गेज जो होता है आपका वो राउंड को जांचता है, ठीक है। और जो फिलर गेज होता है वो क्या करता है, दो फिटिंग जॉब के बीच के गैप को चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिलर गेज क्या होता है, स्टील इस्पात की पतली पतली पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या पूछा है, फिलर गेज का उद्देश्य पूछा है। तो फिलर गेज का क्या उद्देश्य है, दो मिलने वाले भागों के बीच के गैप को चेक करने के लिए। तो इसका डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गेज का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए इस गेज का नाम पूछ रहा है। आपको जब गेज चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो ये चित्र देखने में आया होगा। ये एक वायर गेज है, ठीक है। इसको एक स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वायर गेज है। इसमें हम क्या मापते हैं, देखिए इसमें सारे जो होल हैं वो क्या है, पहले सीधे हैं, फिर उसके बाद होल बड़े हैं, फिर सीधे हैं, फिर उसके बाद होल बड़े हैं, कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो आपका ये सीधा वाला हिस्सा है इसमें हम शीट मेटल की मोटाई, शीट मेटल की थिकनेस मापते हैं। और ये राउंड वाले भाग में हम वायर की मोटाई मापते हैं, ठीक है। वायर की जो आपकी रेडियस होती है वो नापते हैं, ठीक है। सॉरी, उसका डायमीटर नापते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ खास है, आप जितने हाई नंबर लेंगे उतना ही साइज छोटा रहेगा। यानी कि अगर आप 36 नंबर लेते हैं तो 36 नंबर आपका सबसे छोटा साइज होगा, और जो 1 नंबर लेंगे वो 1 नंबर सबसे बड़ा साइज होगा, ठीक है। 36 नंबर सबसे छोटा साइज होगा और 1 नंबर सबसे बड़ा साइज होगा। इसमें अलग अलग साइज के देखिए नंबर लगे हैं। सभी में 2 साइजें दी हुई हैं, एक तो सीट की मोटाई नापने के लिए, दूसरा है वायर की डायमीटर नापने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड वायर गेज है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। इससे वायर भी मापे जाते हैं और आपकी सीट की मोटाई भी मापी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब भी बाहरी व्यास हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई रॉड है, फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, ठीक है। अगर इसकी बाहरी सतह की माप करनी है हमें, तो बाहरी सतह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिंग गेज का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिंग गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, रिंग गेज। और इस पे ऊपर नलिंग हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये वाला जो आपका ये सॉफ्ट है, इस सॉफ्ट को हम इस रिंग गेज में डालेंगे और ये इसकी बाहरी सतह को चेक करेगा, ठीक है। लेकिन अगर अंदरूनी माप चेक करनी होती है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन, आपका जो प्लेन प्लग गेज होता है उसका प्रयोग करेंगे। प्लग गेज में क्या होगा, प्लग गेज में एक रॉड होगी, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम जॉब के अंदरूनी हिस्से की जांच करेंगे, ठीक है। मान लीजिए जॉब का अंदरूनी हिस्सा है, इसकी चेक करनी होगी, तो ये प्लग गेज का ये गो इसमें जाएगा, नॉट गो नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके द्वारा हम इसकी जांच करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या पूछा, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए, तो हमारी बाहरी व्यास जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्लेन रिंग गेज का। अगर यहाँ पे थ्रेड की बात करता या फिर टेपर की बात करता, अगर टेपर की बात करता तो टेपर रिंग गेज होता, लेकिन यहाँ पे टेपर की बात तो इसने की नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन रिंग गेज पे जाएंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्या होता है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज इकलौता प्लग गेज होता है जिसमें गो और नॉट गो दोनों एक साइड होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, आकार के निर्माण, ठीक है, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। मैंने आपको कल भी स्लिप गेज से जो क्वेश्चन आया तो उसमें बताया था कि हम क्या करते हैं, स्लिप गेज को आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले बड़ा स्लिप गेज,
फिर उसके ऊपर उससे छोटा स्लिप गेज, फिर उससे ऊपर उससे छोटा स्लिप गेज, फिर उससे ऊपर उससे छोटा स्लिप गेज। ये जोड़ते तो हैं बस, तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज के क्रॉस रख के उसको किसी भी एक दिशा में घुमाते हुए एक दूसरे के ऊपर परस्पर ले आ देते हैं। दोनों जब सामने एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये विधि जो ये घुमाने की विधि है, ये रिंगिंग विधि कहलाती है। ठीक है, रिंगिंग विधि जो होती है आपकी, इसी के द्वारा स्लिप गेज एक दूसरे के ऊपर सेट होते हैं सही तरीके से। तो इसमें यही पूछ रहा है कि स्लिप गेज के आकार, ठीक है, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी। तो जो आपकी जोड़ने की क्रिया है वो क्या कहलाएगी, रिंगिंग विधि। ये दिया है रिंगिंग विधि। ठीक है, इसमें आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइन बार बनाने के लिए, साइन बार बनाने के लिए किस मेटल का प्रयोग किया जाता है। साइन बार बनाने के लिए हम लोग बहुत ही हाई मटेरियल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि साइन बार में अगर हल्की सी भी एक्यूरेसी गड़बड़ हुई तो वो गलत मान देने लगेगा। तो एनवार स्टील का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हल्की हो जाती है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील भी हम लोग यूज़ नहीं करते, उसमें भी कट आ जाते हैं। हाई कार्बन स्टील तो हाई स्पीड स्टील से भी कमज़ोर होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ देखिए स्थिर क्रोमियम स्टील, ठीक है, जो आपका स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील होता है, हम इससे आपके साइन बार को बनाते हैं। क्योंकि साइन बार में अगर हल्की सी गड़बड़ी आती है तो वो काफ़ी दिक्कत देती है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होगा कि आप साइन बार से कितनी शुद्धता में आप माप ले सकते हैं। आप साइन बार से क्या करते हैं, लगभग 1 मिनट की शुद्धता में आप माप ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये आपके एंगल मापी हैं। ठीक है, आप ये भी आपके एंगल मापने के आपके यूनिट हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो साइन बार से नापते हैं वो कितना नापते हैं, 1 मिनट की एक्यूरेसी नापते हैं। तो 1 मिनट की एक्यूरेसी मापते हैं, और अगर इतने उसमें अगर हल्की सी भी खरोच आ जाए या फिर स्क्रैच आ जाए तो उसकी 1 मिनट की जो एक्यूरेसी है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ हाई लेवल के फिनिशिंग के साथ बनाई जाती है। इसलिए हम लोग स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील यानी स्थिर क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं साइन बार बनाने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार की लंबाई कैसे निर्देशित की जाती है। जो आपकी साइन बार की लंबाई होती है उसको कैसे, कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, इसका कहने का ये मतलब है। तो जो आपका साइन बार होता है वो क्या होता है, एक रॉड होता है। ठीक है, कुछ ऐसा, यहाँ पे 2 रोलर लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब इसमें ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन है रोल के बाहर बिंदु के बीच की दूरी। ये दोनों जो रोल है इनके बाहर से बाहर तक के बीच की दूरी। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है रोल के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, जो आंतरिक बिंदु है उसके बीच की दूरी कह रहा है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, रोलर के केंद्र से आंतरिक बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वन क्या कह रहा है, थर्ड वन कह रहा है रोलर के केंद्र से, यानी जो ये रोलर है उसके सेंटर पॉइंट से, ठीक है, इधर के भी रोलर के सेंटर पॉइंट से इन दोनों की बीच की दूरी। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन कह रहा है। और चौथा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि साइन बार के किनारे से किनारे तक की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। देखिए चारों कलर को मैंने इसीलिए अलग अलग कर दिया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो जो हमारे साइन बार की लंबाई क्लियर होती है वो होती है दोनों रोलर के सेंटर से, इस रोलर के सेंटर से इस रोलर के सेंटर के बीच की दूरी जो होती है ये आपके साइन बार की रियल दूरी होती है, साइन बार की रियल दूरी होती है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक की, एक हो राउंड जो आपका रोलर है उसके सेंटर से अगले रोलर के सेंटर के बीच की दूरी आपकी साइन बार की एग्जैक्ट दूरी होती है। तो अब हम लोग इसी बेस पे आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, रोल के केंद्र के बीच की दूरी जो होगा वो इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बाकी के अगले 30 क्वेश्चन हम कल अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में आप पूछें, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू।